नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। और शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। और आज का बड़ा मुद्दा है रणक्षेत्र में मराठा आरक्षण। जी हां, हम आरक्षण की बात पर यहां सहमति जो है वो बन गई, मगर क्या जीत हो चुकी है? देखिए, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे सरकार जो है उन्होंने बात मान ली है। शिंदे सरकार ने मनोज जारंगे की जो मांगे हैं उन पर सहमति जता दी है और अनशन जो है वो खत्म करा लिया गया है। ये बातें खुद जारंगे ने ही कही हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार रात मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे पाटिल के पास जाकर उनकी विभिन्न मांगों के संबंध में एक मसौदे का अध्यादेश जो है वो भेजा था। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि शिंदे ने मांगों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें की और बाद में कार्यकर्ता से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल मसौदा अध्यादेश के साथ भेजा। जारंगे हजारों समर्थकों के साथ पड़ोस के नवी मुंबई में डेरा डाले हुए थे। हजारों में क्या कहूं, लाखों की वहां भीड़ थी। जारंगे ने पहले दिन में घोषणा की थी कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है तो वह शनिवार को मुंबई की ओर कूच करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपको बता दें कि मराठा समुदाय के लोगों के लिए ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। मनोज जारंगे की पहली मांग थी कि मराठा समुदाय को फुल प्रूफ आरक्षण मिले। जब तक सभी मराठाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता तब तक वह अपने घर नहीं जाएंगे। आरक्षण में मौजूद आंदोलनकारियों के खिलाफ जो दर्ज अपराधों को रद्द करने के लिए भी एक तारीख तय हो, यह भी मांग थी। जारंगे ने यह भी मांग रखी थी कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वेक्षण के लिए राशि दे और कई टीमें बनाए। मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने वाला एक सरकारी आदेश पारित किया जाना चाहिए और महाराष्ट्र शब्द जरूर शामिल होना चाहिए। बता दें कि पिछले साल भी जारंगे ने उनके नेतृत्व में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन उन्होंने किया था, जिसमें थोड़ी हिंसा भड़क गई थी। उस आंदोलन के दौरान 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। मराठा आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है। शिंदे सरकार ने अध्यादेश जारी करके इस आंदोलनकारियों की मांग जो है वो मान ली है। इसे लेकर अब मराठा समुदाय में हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है। अब यह अध्यादेश कब तक पारित किया जाता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इस अध्यादेश के बाद से कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह अध्यादेश देश के संविधान के विरुद्ध है? दरअसल 1992 इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले ने राज्य की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की थी। इसमें 50% कोटा की सीमा बरकरार रखा गया था। सामाजिक पिछड़ेपन की अवधारणा पर जोर दिया गया और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए गए थे। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई तो इसे 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की सीमा के नियम का विरोध माना जा सकता है, जिससे यह अध्यादेश आगे इसका क्या होगा, रद्द भी हो सकता है। यह अध्यादेश कब तक पारित होगा, इसका सचमुच आम लोगों को फायदा होगा? नई सवाल कई सारे, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, मेहमान आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए मराठा आंदोलनकारियों की सभी मांगे मान ली हैं। एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार ने मराठा आरक्षण के संबंध में मनोज जारंगे की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया है। मनोज जारंगे लाखों लोगों के साथ आज मुंबई में एंट्री लेने वाले थे। इधर आधी रात को मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और मंत्री दीपक केसरकर ने मनोज जारंगे को मराठा आरक्षण के संबंध में राजपत्र सौंपा। मनोज जारंगे से मिलने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मनोज जारंगे को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। उसके बाद मनोज जारंगे ने सरकार की तारीफ करते हुए अनशन खत्म करने का ऐलान किया। इस दौरान मौके पर आतिशबाजी हुई, जमकर नारे लगे। कुनबी के रूप में पहचाने गए 54 लाख व्यक्तियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की मांग का उल्लेख करते हुए मनोज जारंगे ने बताया कि प्रमाण पत्र जल्द ही प्रदान किए जाएंगे। 1997 में आरक्षण के लिए मराठा संघ ने पहला आंदोलन किया था। ये आंदोलन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग के लिए किया गया था। इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को मनोज जारंगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में भूख हड़ताल शुरू की थी। मांग वही था, मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। मराठा आंदोलन के इतिहास के बारे में बात करें तो मराठा खुद को कुनबी समुदाय का बताते हैं। इसी के आधार पर वो सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसकी नींव पड़ी 26 जुलाई 1902 को
जब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी ने एक फरमान जारी कर कहा कि उनके राज्य में जो भी सरकारी पद खाली है उनमें 50% आरक्षण मराठा, कुणबी और अन्य पिछड़े समूहों को दिया जाए। इसके बाद 1942 से 1952 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को 10 साल तक आरक्षण मिला था, लेकिन फिर मामला ठंडा पड़ गया। आज़ादी के बाद जब मराठा आरक्षण के लिए पहला संघर्ष मजदूर नेता अन्ना साहेब पाटिल ने शुरू किया, उन्होंने ही अखिल भारतीय मराठा महासंघ की स्थापना की थी। 22 मार्च 1982 को अन्ना साहेब पाटिल ने मुंबई में मराठा आरक्षण समेत अन्य 11 मांगों के साथ पहला मार्च निकाला था। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में थी और बाबा साहेब भोसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। विपक्षी दल के नेता शरद पवार थे। शरद पवार तब कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इससे अन्ना साहेब नाराज हो गए। अगले ही दिन 23 मार्च 1982 को उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई, सरकारें गिरने बनने लगी और इस राजनीति में मराठा आरक्षण का मुद्दा ठंडा पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से ये समझा कि आंदोलन की शुरुआत कब से हुई। आंदोलन काफी समय से ये जारी है आरक्षण की मांग को लेकर। अगर मैं आपसे कहूं 1980 का वो समय आपको याद करना चाहिए जब अन्ना साहेब पाटिल जी, जिनके तस्वीरें आपने देखी और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया इस आंदोलन के लिए, और वहीं से ये आंदोलन जो है आगे बढ़ता गया और आज आप देखिए 2024 तक की भी ये आंदोलन लगातार जारी था। और कल सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बताऊं, जितनी बड़ी भीड़ देखने को मिली, लाखों की संख्या में रात भर वहां पर भीड़ जो थी, वो हुजूम था, वो जनसागर था, वो वहां पर बना रहा और आखिरकार सरकार को फिर से मांगना, उनकी जो मांगे थी तमाम, वो माननी पड़ी। अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान सामने जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। संदीप मिश्रा जी, उसी के साथ हमारे अधिवक्ता भी, वो भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बाबूलाल राठौर संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र का हाल बताएंगे। दीपक चौहान जी, ब्यूरो चीफ, वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन बाबूलाल, क्योंकि आप वहां पर लोगों के साथ हैं और पूरी टाइमलाइन मैंने यहां पे लोगों को समझाई, कितना पुराना ये आंदोलन है और क्या क्या मांगे यहां पर रखी गई। और कुणबी प्रमाण पत्र से शुरुआत करते हुए बाबूलाल जी, जनता की राय लेते हुए, क्योंकि ये कोई डिबेट का समय नहीं मैं इसको दे रहा, मैं इसको एक डिस्कशन मान रहा हूं, एक चर्चा का मौका मान रहा हूं। उसके दौरान अगर आप जनता की राय से इसकी शुरुआत करें, फिर हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुणबी प्रमाण पत्र से शुरुआत करते हैं पूरे मुद्दे की। बाबूलाल जी। निश्चित तौर पर प्रमाण पत्र समाज को मिले, यही मांग लेके मनोज जरांगे पाटिल लगातार पिछले 7 महीने से ये आंदोलन कर रहे थे और आखिरकार उन्हें मुंबई जाना पड़ा, चलो मुंबई का नारा देना पड़ा। लेकिन जब ये आरक्षण सभी मांगे मान ली गई, इसके बाद तमाम सकल मराठा समाज ने खुशी है और जश्न मनाया जा रहा है। कल रात से, आज सुबह से ही ये मेरे पीछे जो मराठा समाज के वीर योद्धा कार्यकर्ता दिख रहे हैं, हम सुबह से ही जश्न मना रहे। सरकार का भी धन्यवाद कर रहे, मनोज जरांगे पाटिल का भी धन्यवाद कर रहे। गुलाल उड़ा रहे, हाथ से गुलाल भी लगी हुई, भगवा लगा हुआ है। कैसा लग रहा है यहाँ आरक्षण की जो हुई? बड़ा जोर से बोला। के साथ में मराठा आरक्षण की वजह से सब मराठा समाज समाधान से सर, आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा आगे आके थोड़ा बोलो कि क्या अब ये आरक्षण आगे क्या किस तरह से टिक पाएगा, इसके लिए क्या ये जो आरक्षण जो है ये सुप्रीम कोर्ट जब अभी इसकी दखलंदाजी करेगा, इसकी कोर्ट से कोई याचिका ना दाखिल करे, जब कभी याचिका दाखिल किया तो ये आरक्षण ना टिक पाएगा। तो इस वजह से ये केंद्र शासन इनको मंजूरी देना चाहिए और ये मंजूरी से वजह से ये आरक्षण टिक पाएगा, नहीं तो ये आरक्षण भी नहीं टिक पाएगा। नहीं तो लोग आदर और लोग बोला, ऐसी बात ना होनी चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि अगर ये आरक्षण नहीं टिकता है या कुछ भी इसके अंदर ये होता है तो वापस से मुंबई आएगा और बड़ी संख्या में, इससे भी ज्यादा जनसेवा मराठा का आएगा। हमारा समर्थन है ना, और सभी मराठा समाजों का समर्थन है, क्योंकि आरक्षण सबको चाहिए। जिस तरह से ये बोल रहे, क्योंकि इन्होंने आज तक दिशा भूली किया है मराठा समाजों का, तो इन्होंने आरक्षण देना चाहिए। और जिस तरह से आज का प्रस्ताव दाखिल किया है, जिस तरह का आज का जीआर दिया है इन्होंने मराठा समाज का, ये कल दोपहर में भी जिस तरह से दीपक केसरकर जो इनका मंत्री रह चुके, उन्होंने दोपहर में भी जाहिर किया था कि ये तुम्हारे को डिक्लेयर कर दिया है और रात में ये इन्होंने टीका दिया है कि आरक्षण तुम्हारे को दे दिया है करके।
कि इससे पहले तुमने क्यों नहीं बताया? सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज भी हो सकता है इसको, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, और वो चैलेंज इन्होंने जिस तरह से मार के गिराना चाहिए, चैलेंज तो पूरी तरह से उखड़ कर फेंकना चाहिए। क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिस तरह से याचिका ना दाखिल हुई, बिल्कुल आप जश्न भी मना रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, और एक तरफ से आपको चिंता भी है कि कहीं इस आरक्षण को कहीं और नुकसान ना हो वापस में। ये तो है, खुशी तो है, क्योंकि इतने दिनों से हमारे धरंगी पटेल उपोषण पे बैठे थे, हमारे उपोषण कर रहे थे, उनको कहा तो राहत मिली है। सरकार ने जो दिया अभी प्रमाण पत्र का, जो उन्होंने बताया कि आपको आरक्षण मिल गया है, जिसके ऊपर हम खुशी मना रहे, लेकिन आगे जो होगा हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं हम। तो बिल्कुल शिवम देख ले किस तरह से मराठा जो कार्यकर्ता है ये कह रहे हैं कि आरक्षण मिला है, इसकी हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन अगर आगे इस आरक्षण को कुछ होता है तो उसके लिए फिर से लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैं समझता हुआ दीपक चौहान जी, अब ब्यूरो चीफ हमारे साथ, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक चौहान जी, मैं आपसे अगर मैं इस बात को समझने का प्रयास करूं, जब इस आरक्षण के मुद्दे को रखा जाता है तो यह कहा जाता है कि मराठाओं को आरक्षण अगर मिलना चाहिए तो उसका कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पहले भी इसको चैलेंज कर लिया गया था, उसके लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं जो और विस्तार से समझाएंगे। लेकिन एक मुद्दा यह भी, जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी, थोड़ा पढ़ा कि भाई जो 32 से 33% जो मराठाओं की संख्या वहां पर बताई जाती है, आबादी के बारे में जिक्र किया जाता है, 76% वहां पर जो है वहां पर किसानी में, एग्रीकल्चरल में है, और इसके कारण जो है वहां पर जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लैंड होल्डिंग जो कहा जाता था, जमीन उनके पास थी, उसमें भी जो संख्या है उसमें भी गिरावट आई है, तमाम चीजें हैं जो खिलाफ गई हैं, जिसके चलते ये मांगें उठाई गई। अगर आप थोड़ा संक्षेप में बताएं उसके बारे में, ताकि ये आंदोलन कब से शुरू हुआ, अब तक इसमें क्या अपडेट्स आए कल के एपिसोड के साथ। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से इस आंदोलन की जो शुरुआत कई सालों से हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है, जैसे कि मनोज जरांगे के नेतृत्व में अंतरवली सराठी से लेकर मुंबई तक ये जो मोर्चा निकाला गया था, उस मोर्चा के बाद ये मुंबई के जो नवी मुंबई परिसर है वहां पर ये मोर्चा रोका गया था। इस मोर्चा को लेकर प्रशासन द्वारा मनोज जरांगे जी को आज कल रात को एक नया अध्यादेश सौंपा गया, जैसे कि उन्होंने जो मांगे मराठा आरक्षण को लेकर रखी थी। क्योंकि देखिए, मराठा आरक्षण जो, जैसे कि आपने कहा कि किसानों में सबसे ज्यादा मराठा जो है, जो किसान है, इस किसान मराठाओं को कई ऐसे दिक्कतें आती है, जिससे कि जो खेती की जो समस्या होती है, कई परियोजना होती है, उन परियोजना में भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है, ना उन्हें कोई मुनाफा दिया जाता है। लेकिन कई जो किसान है, उनके जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो उनकी गरीबी के और मजबूरी के कारण जो है उन बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि वो ऊपर में आते हैं। अगर आरक्षण मिलता है, उनके बच्चों को एडमिशन मिलता है, उनके बच्चों को शहरों में चाहे कोई हॉस्टल हो या कहीं रहने की सुविधा हो, कई ऐसे जो जितनी भी प्रशासन की जितनी भी जो फैसिलिटीज है वो मिल सकती हैं। कई ऐसे प्रयास जो है वो बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मराठा आरक्षण के लिए पर दीपक, अगर मैं आपसे थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा समझूं, मुख्य जो चीज यहां पर समझ में आ रही है वो कुणबी सर्टिफिकेट की बात कही जा रही है और मराठवाड़ा का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। मराठवाड़ा के दौरान जो है कुणबी सर्टिफिकेट्स उनको मिले थे, तो ये भी तो एक मांग थी कि जिनके पास कुणबी सर्टिफिकेट्स हैं वो ओबीसी की श्रेणी में उनको आना है, ऐसे सर्टिफिकेट्स को और देना है। इसके बारे में भी जरा आप विस्तार से समझा पाए दर्शकों को, कुणबी सर्टिफिकेट्स के लिहाज से, क्योंकि अगर वो ओबीसी के दायरे में आता था और मराठवाड़ा के लिहाज से आप समझा पाए तो। बिल्कुल दीपक। बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से कुणबी सर्टिफिकेट की जो बात कही जा रही है, जिसमें कई जो मराठा जो है वो कुणबी में आते हैं, उनकी कई ऐसे जो प्रमाण है वो मिल रहे हैं। और मनोज जरांगे पाटिल ने जो मांग की है, क्योंकि जो आरक्षण है जो ओबीसीओ में से जो कुणबी को दिया गया है, वही ओबीसी रिजर्वेशन में से ही आरक्षण मिलना चाहिए। कई लोग जो है उनके जो प्रमाण है, जो कुणबी के प्रमाण है वो मिल रहे हैं, मराठवाड़ा के चाहिए। जैसे कि हैदराबाद के जो कई ऐसे जो हैदराबाद की जो ये थी, वहां पर भी कई नोंद मिल रहे हैं, और मराठवाड़ा के कई खुद मनोज जरांगे पाटिल की भी कुणबी की नोंद मिली है। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए कुणबियों में भी बोले कि कुणबी जो प्रमाण पत्र है वो ओबीसी में से दिया जाता है। तो क्या मराठा समाज में अगर कुणबी के जो प्रमाण मिल रहे हैं तो उनको कुणबी में से ही सर्टिफिकेट देना चाहिए और उनको रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, यही मांग रखी थी उन्होंने जो जितने भी मुद्दे जो सरकार को दिए, जैसे कि कुछ देर पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
जिन्होंने खुद वहां पर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, सोच समझकर निर्णय लिया है, इसमें ओबीसीओ का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो भी कुंबियों के जितने भी प्रमाण मिल रहे हैं उनको सर्टिफिकेट जारी किया गया है, वो अध्यादेश भी हमने निकाला है और सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल टिकेगा। कहीं ना कहीं देखिए, ये कोई बदलाव या कोई दूसरा आरक्षण नहीं दिया गया है मराठाओं को। तो ओबीसी में से जिस तरीके से जो रिजर्वेशन है ओबीसीओ का, जिनके कुंबी के जो प्रमाण मिल रहे हैं उसी को लेकर ही सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। यही तो मुख्यमंत्री ने आज भी स्पष्ट किया कि जिनकी जो रही बात मनोज जरांगे ने कहा कि जो सगे सौरे बोले तो जो रिश्तेदार होते हैं, कई रिश्तेदारों की जो लोन नहीं मिल रहे हैं उन रिश्तेदारों को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा अगर उन रिश्तेदारों की कोई जो प्रमाण कोई मिलता है तो उनको भी शामिल किया जाएगा, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा आज बहुत बड़ा ये निर्णय है, इस निर्णय का काफी स्वागत मराठा समुदाय की ओर से किया गया है। देखिए, विरोध तो काफी किया जा रहा है, कई ओबीसी नेता अभी बोल रहे हैं, जैसे कि जो ओबीसी नेता है हरिभाऊ राठौर जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने तो छगन भुजबल जो ओबीसीओ के नेता कहा जाते हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ओबीसीओ पे रिजर्वेशन में से जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये नाकामी है। बिल्कुल, छगन भुजबल को ये आपने बहुत बेहतरीन बात की। जो रिजर्वेशन की बात है, ओबीसी का मुद्दा यहां पर उठाया गया। मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उनसे भी मैं विस्तार से इस बात को समझना चाहूंगा। कोटे का अगर मैं जिक्र करता हूं यहां पर, आप ये समझिए संदीप जी, जैसे यहां पर बताऊं मैं, कोटा जो है 52% जो है ऑलरेडी महाराष्ट्र में एक कोटा है। जो पूरे कोटे का जो सीलिंग होता है वो 50% का, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, 50% का जो सीलिंग की बात है, वो कैप है, उसको जब भी पार किया जाता है तो आपत्ति जताई जाती है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट में, किसी भी स्टेट में। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र के लिहाज से बात करूं, 13% SC, 7% ST, 19% OBC, 2% SBC, 30% विमुक्ति जाति, 2.5% नोमैडिक ट्राइब B, फिर 3.5% यहां पर नोमैडिक ट्राइब C। इसी तरीके से यह पूरा डेटा सामने आता है। अगर इसमें 10% और जोड़ दिया जाए, जो सरकार की तरफ से दिया जाने वाला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो बैकवर्ड सेक्शन जो इकोनॉमिकली वीकर है, उस लिहाज से भी एक आरक्षण जोड़ दिया जाए, तो ये 52 यानी कि 50 से लेके इसमें 10 आप जोड़ेंगे तो 62, 60 से 62% तो यही हो गया है, ये भी ऑलरेडी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अभी अगर दोबारा, मैं नहीं चाहता ये जाए, लेकिन अगर ये चला जाए, क्योंकि ओबीसी नेता जो है वो इसका विरोध तो करेंगे, वो जग जाहिर है, लेकिन अब ये जाएगा तो इसकी थोड़े हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझाते हुए अब आप हमको समझा पाएं कि जो मौजूदा 19% ओबीसी वहां पर मौजूद हैं, उनके थ्रू ये लिया जाए या ना लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि 16% की यहां पर मांग की गई है। हम फिर आएंगे संदीप मिश्रा जी पर फिर आएंगे, या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संदीप चौधरी जी, बिल्कुल आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, आरक्षण का जो भी मुद्दा जहां भी उठाया गया वहां पर परेशानी का सबब ये बन जाता है, चाहे पटेल्स की बात की जाए गुजरात में, चाहे जाट्स की बात की जाए हरियाणा में, या कापूस आंध्र प्रदेश में। इस मुद्दे को आप अगर विस्तार से समझा पाएं, क्योंकि जो सीलिंग आती है 50% की, उसको पार कर ही चुका है, 52% का जिक्र तो होता ही है, लेकिन उसमें 10% अगर और ऐड हो जाता है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको उसके बारे में भी अगर आप बताएं। आरक्षण की बात आती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के सामने, प्रदेश के सामने, जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स होती हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आज मराठा आरक्षण की बात आती है, या कभी जाट आरक्षण की बात आती है, या राजस्थान में आपने गुज्जर आरक्षण देखा कितना बढ़ चढ़ कर हुआ था आंदोलन, तो ये आती क्यों है? एक्चुअली ये लोग एकदम एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, कृषि पर आधारित हैं, और आजादी से लेकर आज तक सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। कहने को किसान रह गए हैं, हालत ये है कि उस खेती किसानी में सरवाइव करना आज मुश्किल हो चुका है। जब मुश्किल नहीं था तब लोग ये खेती कर रहे थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन आज इनको लगता है अगर आपको मुख्य धारा में शामिल होना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, बेटियों की शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए। और वो आम आदमी को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिखता है सरकारी नौकरी में, आरक्षण में। तो इस तरीके के आंदोलन होते हैं। और आप ये देखिए, टाइमिंग ऐसी रहती है, जब भी ये आंदोलन होंगे, पब्लिक इकट्ठी होगी, वो आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी, तो आप नोटिस करेंगे कि ये इलेक्शन के दौरान होते हैं, चाहे तो विधानसभा के इलेक्शन होंगे, चाहे लोकसभा के इलेक्शन होंगे।
क्योंकि जनता ये समझती है कि हमारी बात की वैल्यू और हमारी और बात संदीप को जी, समझने ये का बहुत बड़ा काम वोट बैंक, अगर मैं बात करूं, ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी के लिए भी और इस पार्टी के लिए भी, एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए भी। तो इस दौरान अगर ओबीसी वोट बैंक जो कि ऑलरेडी आपको वोट कर रहा है, उसी अगर वोट बैंक में से जो 16% का जिक्र यहां पर किया गया है, वो तमाम जो 50% का सीलिंग जो है वो तो पार होता ही जा रहा है, लेकिन वहां पर जो आपका ओबीसी वोटर है उसको ना नाराज करके क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको आप बेहतर समझते हैं? क्योंकि सरकार ने अध्यादेश की बात तो कही दी है, पॉलिटिकली अगर आप उसको समझा पाए अध्यादेश के लिहाज से भी। पॉलिटिकली ये रहता है, आपने देखा जिस तरीके से आंदोलन स्टार्ट हुआ, सरकार ने उसको मैनेज किया, अपना स्टेटमेंट भी दिया और उनकी मांग भी मान ली है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच होती है। अदरवाइज आप देखते लोगों की जान भी जाती, नुकसान भी होता, प्रशासन के साथ टकराव भी होता। लेकिन ऐसे में टेक्निकल चीजें आती हैं जो हम लोग यहाँ बैठ के डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको असली जामा सरकार ही पहना सकती है, उनके पैनल होते हैं, सारी चीजें। और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है कोर्ट की। कुछ लोग इस चीज को चैलेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं जाट आरक्षण की भी बात करूं, उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी में है, दिल्ली में जाट ओबीसी में है, लेकिन हरियाणा में जाट ओबीसी में नहीं है। और उनकी डिमांड रहती है कि भाई हमें केंद्र में आरक्षण दिया जाए, केंद्र में कोई ओबीसी में नहीं है। तो इसी तरीके के कुछ पेचीदा चीजें हैं जो मराठाओं को भी फेस करनी पड़ेगी और चीजें कोर्ट में जाएंगी, क्योंकि जो कैटेगरीज आज ओबीसी में है वो नहीं चाहती किसी को भी ऐड ऑन किया जाए और हमारे जो अधिकार है उनमें किसी की एंट्री हो। तो छोटी छोटी चीजें कोर्ट में चली जाती, ये चीज भी कोर्ट में जाएगी, सरकार को कोर्ट में लड़ना पड़ेगा और स्पेशलिस्ट लोगों को बैठा के इसके लिए रास्ता निकाला जाए, अगर सरकार संवेदनशील है तो। बिल्कुल ठीक है। बाबूलाल राठौर भी हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। बाबूलाल, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, आप भी वहां पर लोगों के साथ हैं, लेकिन कई यहां पर जो दाव पेच हैं, वो चाहे उसको कानूनी आप कहें, चाहे आप वहां पर पॉलिटिकल दाव पेच कहें, ये सभी जो दाव पेच है जहां पर आपके साथ जो व्यक्ति भी खड़े थे वहां पर मराठा समाज के, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस बात को सुनिश्चित करना होगा, ऐसी कुछ तैयार करना होगा कि बार बार इसको चैलेंज जो है वो ना किया जा सके, इसका कोई उपाय किया जा सके। क्योंकि 2018 में भी महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 में भी उस दौरान भी इसका जिक्र हुआ था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन यानी हटा दिया था, रद्द कर दिया था 16% का, जो कि 50% की सीलिंग से अबव था। उस दौरान जब ये झटका लगा था, उसके बाद ये बार बार 1992 की इंदिरा साहनी वाला जजमेंट जो है उसी का जिक्र किया जाता है। लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो कुनबी सर्टिफिकेट का है, जो मराठवाड़ा के दौरान जो वो कहा जाता है कि उनके पास ये सर्टिफिकेट था, उनको ओबीसी की श्रेणी में यहां पर दायरे में आना चाहिए। जिसके पास सर्टिफिकेट है कम से कम उनको तो आने दिया जाए, या फिर जिसके पास नहीं है उनका बनवाया जाए। ऐसी टीम फॉर्मेशन भी की गई थी। इस लिहाज से अगर आप खुद भी बताएं और आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हुए ये सवाल पूछें कुनबी सर्टिफिकेट को लेकर। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ने भी सरकार से एक आह्वान किया था कि जिसका सर्टिफिकेट मिल गया है उसको ओबीसी में शामिल किया जाए, और कहीं न कहीं सर्टिफिकेट नहीं मिला उनका कुनबी सर्टिफिकेट का खोज तुरंत किया जाए। तो इसी के लिए हम लगातार आपसे बात करते हैं, जिस तरह से कुनबी सर्टिफिकेट जिसको मिला है उनको ओबीसी में शामिल किया जाए, ये मांग की गई कि आप इसको कैसे देनी चाहिए। तो अभी कैसा है, जिस तरह से सर्वे कर रहे कुनबी प्रमाण पत्र, तो प्रदेश सोरेन का उन्होंने इस तरह से प्रस्ताव रखा था मनोज जरांगे पाटिल ने, तो वो सही रखा था और देना चाहिए। अभी मराठवाड़ा में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 33,000 कुनबी नोन मिला है, तो उस वजह से सबसे ज्यादा करके मराठवाड़ों को बहुत जरूरी है क्या कुनबी और ओबीसी में सम्मानित करना, यानी समाविष्ट करना। उस वजह से क्या है, सबसे पीछे जो है वो मराठवाड़ा है। क्या है, विदर्भ में भी है ओबीसी है, पश्चिम महाराष्ट्र में ओबीसी है और उत्तर महाराष्ट्र में भी ओबीसी है, यानी 65% ओबीसी है। सिर्फ पीछे रहा वो मराठवाड़ा, और मराठवाड़े में कुनबी प्रमाण पत्र देने से वजह से कुछ भी मेरे हिसाब से तो कोई भी निसंकोच बनने यानी कुछ भी दिखावा न करना चाहिए और देनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब पिछली सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे तब भी मराठा आरक्षण ऐसी तरह पारित हुआ था, उसके बाद हाईकोर्ट से भी चैलेंज क्लियर हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर वो लटक गया। कहीं दोबारा ऐसा ना हो। नहीं, अभी कैसा मालूम है क्या, पहले जो मराठे थे कुनबी मराठे थे, लेकिन उसका हिसाब से हमारे लोग जो थे तो नहीं बोल रहे थे उस टाइम, हमको जरूरत नहीं थी उस टाइम। लेकिन अभी हालत ऐसे बेहतर हुए लोगों के, तो उस हिसाब से हमको आरक्षण चाहिए। लेकिन हमने पहले लोगों को दिया, हमारे जो पर्चादार थे उन्होंने हमने लोगों को पहले दिया आरक्षण, लेकिन
आपको आप जरूरत है, हम मांग रहे, लेकिन ये क्या बोल रहे तुम्हारा आरक्षण नहीं है, हम पहले से ओबीसी में है। लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब ओबीसी की तरफ से भी एक आंदोलन किया जाएगा और इस आरक्षण को चैलेंज करेंगे। हम ओबीसी ने तो फिर हम आप बताओ हमको। बाबूलाल, संतोष नानावटे जी भी हमारे साथ हैं, मराठा महासंघ के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको कोर्ट में चला जाए ये पूरा मामला, तो उसमें कुछ जो दांव पेच हैं जो फंसते हैं। लेकिन बार बार मैं यहां कह रहा हूं, कुनबी सर्टिफिकेट का जो यहां पर जिक्र किया जा रहा है मराठवाड़ा रीजन के हिसाब से, उस हिसाब से ये बात सही बैठती है कि ओबीसी के दायरे में वो आ सकता है। लेकिन ऑलरेडी 52% का वहां पर जो सीलिंग से पार जा रहा है महाराष्ट्र में, ओबीसी नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं, अब कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा मांगे मान ली गई, लेकिन अब ये आगे आप इसको कहां जाता हुआ देखते हैं? संतोष जी। सर, मैं दिलीप दादा जगताप बोल रहा हूँ, अखिल भारतीय मराठा महासंघ का अध्यक्ष हूं। अभी जो जीआर आया है और जीआर की जो परिभाषा है उसमें कुछ खामियां जरूर है, लेकिन खुशी की ये बात है कि पिछले 60 साल से मराठवाड़ा विभाग में या मराठा लोगों के जिनके परदादा की नोंद कुणबी मराठा कुणबी थी, फिर भी उनको मिल नहीं रहा था। मनोज जरांगे के आंदोलन से आज 57 लाख नोंदिया यानी कि ये मिली है, रिकॉर्ड मिला है, तो इसका मतलब ये लोगों को तो मिलेगा ही। उनकी पहली जो मांग थी कि मराठवाड़ा सीमित थी, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि सब कुछ साथ में दे दो, शायद उसमें कोई कठिनाई आ सकती है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने आज सब कोई जिम्मेदारी ली है, उसमें कुछ खामियां होगी तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। और असली जीआर जो है वो 16 तारीख फरवरी को निकलने वाला है, इसलिए इसमें उसके ऊपर ज्यादा भाष्य करना कोई इतना उचित नहीं है। फिर भी हम लोग खुश है इस आंदोलन से। कई सालों से हमारी जो मांग थी 40 साल से कि हमें आरक्षण चाहिए, कुछ 100% लोगों को इसमें आरक्षण मिला है और ये लड़ाई जरांगे साहब के नेतृत्व के नीचे अच्छी तरह से लड़ी गई और उसमें हम कामयाब हो गए हैं। पर दिलीप जी आपका एक संदेश बाकी जो रिजर्वेशन का, क्योंकि मैं अगर जिस तरीके से मैं स्टडी कर रहा था, 52% वहां पर आरक्षण की जो बात है वो सामने आ रही, 13% एससी है, 7% एसटी है, 19% ऑलरेडी वहां पर ओबीसी को दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत के दौर में जिस तरीके से वहां पर एकनाथ शिंदे जी या फिर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये कहा गया था, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम कुछ ऐसा यहां पर उपाय करने की हम प्रयास में है कि यहां सभी का हित जो है उसके हिसाब से बात की जाए। लेकिन अब जो बाकी समाज के लोग भी अब थोड़ा यहां पर चिंतित नजर आए होंगे, उनको अगर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई इसका कोई हल तो निकाला जाए? दिलीप जी। बाकी समाज जो हमारे भाई लोग हैं उनके 50% पे कोई भी धक्का नहीं लगा है। हम जो नोंदी मिली है वो ओबीसी में जाएगी ऑटोमेटिक, उसमें उनको भी कोई नाराज होने की बात नहीं। उन्होंने कहा भी है जो जिसका पास है दाखिला वो दे सकते हैं। रह गई बात सबके साथ जो सबको मिलना है, तो उसके लिए आज कोई निर्णय नहीं हुआ है। और 50% में बाकी लोगों को भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 50% ओबीसी में हम अदर जो लोग हैं उसमें नहीं डालेंगे। उसके लिए 10% उन्होंने अलग से पारित किया है। उसके कानूनी तौर पर अभी कैसा वो लोग करते हैं तो पता नहीं है, लेकिन ओबीसी समाज के लोगों को जो सहूलियत मिलती है वो सहूलियत ओपन वाले को भी देने का वादा किया है। वैसा उन्होंने एक जीआर पारित किया है। अच्छा, तो इसलिए उनको 50% का कोई धक्का लगा ही नहीं है, तो नाराज होने की बात ही नहीं है उनको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये अलग से आपकी बात को और बेहतर समझने के लिए दीपक चौहान भी हमारे साथ हैं, आपके साथ भी लोग हैं। ये ओबीसी वाला जो मुद्दा है, ये जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है ना, दिलीप जी ने कहा है, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? दूसरे लोगों की तरफ से जो और वहां पर समाज के लोग हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आए थे? मराठा समाज की तरफ से वो कह रहे हैं ये हमारा हक है। कुणबी प्रमाण पत्र की बात भी यहां समझ में आ गई। मराठवाड़ा में ऑलरेडी इसकी बात है कि भाई जिनके पास कुणबी सर्टिफिकेट है उनको दिया जाना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनका बनाया जाए। इसका पूरा वो टीम फॉर्मेशन के भी जिक्र यहां पर किया गया। लेकिन बाकियों का क्या? उनकी तरफ से अगर कोई बात उसका विरोध किया जाए तो उसका क्या? दीपक जी।
बिल्कुल शुभम, जैसे कि अभी मराठा महासंघ के अध्यक्ष जो दिलीप दादा जगताप है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो 50% का जो आरक्षण है उसमें से जो ओबीसीओ का जो रिजर्वेशन है उसको कोई ना कोई खारिज तो नहीं किया जा सकता, कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनकी जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जिनके जो एविडेंस मिल रहे हैं, उसके तौर पर उनको तो कुंभी का सर्टिफिकेट जो है वो जारी करना तो ये तो सरकार का काम ही है। हाँ। और वो जिम्मेदारी जो है आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद ली है। और मनोज जरांगे ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो आधारित जो भी कुंभी का जो प्रमाण पत्र रहता है वो बिल्कुल। दिया जाए, बिल्कुल। वही मांग उन्होंने की है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं शुभम देखिए, अभी विरोध तो काफी होगा ही। हाँ। जैसे कि मराठाओं का जो आक्रोश आपने देखा कि पिछले कई दिनों से जो है ये जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपक, कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल आपकी इसमें बात है, लेकिन समय का अभाव है। आपके पीछे जो व्यक्ति खड़े हैं वो भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, उनका मैसेज भी, क्योंकि पूरा देश ये सुनेगा, नेशनल टेलीविजन है। या बिल्कुल जी, उनका रिएक्शन लेते हुए। हाँ। शामिल हुए थे। आप भी कल आजाद मैदान पे थे, आज भी जरांगे पाटिल के साथ थे। क्या लगता है आपको इस निर्णय को लेकर? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे मनोज जरांगे पाटिल साहब ने जिस प्रकार से अपने मराठा आरक्षण के लिए जो कार्य किया है, बहुत सराहनीय है। हमारे मनोज जरांगे जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मराठा। लेकिन कई लोग जो बता रहे हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो छीना गया है। अभी ये जो आरक्षण मराठाओं को दिए की जो बात चल रही है वो टिक नहीं पाएगा। देखिए, अभी जो इसके लिए अभी बड़े बड़े तज्ञ लोग बैठे हैं और वो उसके ऊपर कार्य करेंगे, लेकिन जो मराठाओं का आरक्षण जो मिलना था, जो अधिकार था, वो अधिकार में ही हम लोग ने पूरा सरकार को हम लोग ने अपील किया। मनोज जरांगे पाटिल जी ने भी उसी के अंतर्गत ही, हम इतने साल से जो लड़ाई चल रही थी वो पूरे के पूरे कायदे से ही चल रही थी। जी बिल्कुल शुभम, आप देख सकते हैं जो लड़ाई है वो कानूनी तौर पर ही चल रही थी। आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, लेकिन राजनीति के हिसाब से इसका क्या हो सकता है? संदीप जी, आपने जिस तरीके से हमने बात की, अगर यहां पर सरकार की तरफ से यहां पर जो बात मान ली गई है, अध्यादेश का जिक्र कर लिया गया है, लेकिन क्या इसके बाद, क्योंकि चुनाव भी करीब हैं, अच्छा वोट बैंक ओबीसी है ही भाजपा का, ये भी जिक्र हमने कर लिया था, बाकी स्टेट्स पर भी आपको लगता है इस बात का कोई असर पड़ने वाला है? गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, या महाराष्ट्र के लिहाज से, और इसके पीछे भी क्या आप कुछ राजनीति समझ पा रहे हैं? क्या इस आंदोलन का भी फायदा ऑपोजिशन उठाना चाहेगा क्या? संदीप जी। देखिए, अपोजिशन तो फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि अपोजिशन तो अपना जो इंडिया गठबंधन है उसके सेटलमेंट में, सीटों के बंटवारे में बिजी है, वो नहीं उठा सकता। लेकिन हाँ, जो मौजूदा सरकारें हैं या कहिए आप जो बीजेपी गठबंधन है, एनडीए जो है, वो नहीं चाहेगा इस टाइम पर किसी भी तरीके का कोई इशू देश के अंदर खड़ा हो या कोई आंदोलन खड़ा हो। इसलिए जो मौजूदा सरकार है वो डायरेक्ट जाकर के बात करती है, डायरेक्ट जाकर के चीजों को सेटल करने की कोशिश करती है, और किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव तक देश के अंदर किसी भी तरीके की इस तरीके की मूवमेंट को सरकार नहीं पनपने देगी। तो विपक्ष की तो बाद में बात आती है, जब कोई मूवमेंट पनपती है तब उसको विपक्ष जाकर सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता मौजूदा सरकार इतनी एक्टिव है कि वो किसी को मौका देगी, और चीजों को सेटल करने के लिए जो पॉसिबल होगा उसके लिए मौजूदा सरकार कार्य करेगी। और इन चीजों से पता चलता है कि जैसे लोग सड़कों पर उतरे, लाखों लोग इकट्ठे हो गए और कैसे सरकार फौरन उनके सामने हाजिर हुई और उनकी बातों को मान भी लिया। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल है। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या कानून। संदीप जी, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, जबकि सब कुछ स्मूथ नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कोई रोड ब्लॉक नहीं है, राम मंदिर का भी जिक्र जिस तरीके से मैं करूं तो वहां पर उसके बाद जो पूरा उनका बैकग्राउंड था भाजपा के लिए, बहुत एक स्ट्रांग पॉइंट्स था, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन अब एक मराठा आंदोलन जब आ गया है तो यहां पर संभल के ही कदम रखे जा रहे हैं। भाजपा सरकार की बात करें, शिंदे सरकार की बात करें, बाबूलाल जी आपके साथ महिलाएं भी वहां मौजूद हैं, आंदोलन में महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी काफी बड़ी संख्या में, ये भी मैं रिपोर्ट्स के अनुसार सुन पा रहा हूं। महिलाओं की क्या राय है? खुशी की लहर है उनके मन में, उनकी बात भी दर्शकों को। महिला यहाँ पहुंची और नारों के साथ पहुंची, जय 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 शिवराय, भारत माता की जय, और लाख मराठा एक मराठा लाख मराठा, ये पहुंची। एक बार वो नारा हमारे दर्शकों को एक बार सुना दीजिए। मैं चाहूंगा फुल करके आपको महिलाओं को दिखाया जाए। जी, आप आरक्षण को मिला, बहुत अच्छा हो गया।
हो गए थे, मराठे तो आते हैं अभी मान मिल रहा। शिंदे सरकार ने बहुत अच्छा किया। मोई नगर शील का है शिंदे सरकार, ठीक है। आप क्या कहेंगे? अभी ये मराठा आरक्षण जो मिला है इसको चैलेंज भी किया जाएगा। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था, इसको लेकर आप क्या करते हैं? चैलेंज जो हुआ ना तो कि हम लड़ेंगे, हमने लड़ाई एक तरह भी के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब हमारे पीछे जो खड़े आगे जो खड़े वो कितने एक हिस्सा है, तो हमें नहीं लगता कि एक बार हम फेल हो जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी महिलाओं में भी उत्साह है, क्योंकि हम लगातार उसको हम देख रहे थे कि मराठा आरक्षण के लिए जब मनोज जरांगे की बड़ी बड़ी सभाएं महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में हो रही थी, तो ये मराठा योद्धा वीरांगनाएं बड़ी संख्या में मनोज जरांगे का साथ देने के लिए दिन रात धूप छाव बारिश किसी की भी चिंता न करते हुए उनका साथ दिया। उसी का ये परिणाम हुआ कि लाखों की संख्या में पूरा मराठा समाज मुंबई पहुंचा। लेकिन आजाद मैदान पहुंचने के पहले ही मराठाओं को एक ये बड़ा न्याय मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं आज तो हम दिवाली मना रहे, आज दिवाली मना रहे, क्यों आज सब दिवाली मना रहे? क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल ने घोषणा की थी दिवाली के दिन, जब वो जालना के अंतरवाली सराठी गांव में थे, उन्होंने कहा था कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम उसी दिन दिवाली मनाएंगे जिस दिन हमको आरक्षण मिलेगा। और आज आरक्षण मिलने की खबर को चलते ही पूरे महाराष्ट्र में दिवाली जैसा उत्सव है, गुलाल उड़ाई जा रही है, पटाखे आतिशबाजी और नारों के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, मैं जिस तरीके से आपने पूरी प्रस्तुति करी और मैं सभी को दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि हम जो खबर है उसको एज इट इज यहां पर रख रहे हैं और हमने सभी का पक्ष यहां पर समझाया, कानूनी दांवपेच भी आपको जिक्र किया और ग्राउंड रिपोर्ट से दीपक जो थे, बाबूलाल थे, उन्होंने भी आपको बताया विस्तार से। और मैं दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने विस्तार से समझाया। संदीप चौधरी जी ने इसमें राजनीतिक एंगल क्या है, क्या दांवपेच फंसते हैं, उन सभी बातों को विस्तार से समझाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े। मराठा आंदोलन पर यह मेगा कवरेज हमारी थी, जो इसके बारे में हमने चर्चा करके विस्तार से आपको समझाया। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं, अगर ये कोर्ट में जाता है, 52% की बात अगर की जाती है, क्या इसमें कोई बदलाव आता है? जो कुनबी सर्टिफिकेट की बात यहां पर जो मुख्य रूप से की गई है, उसका इस्तेमाल आगे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? और अब चुनाव जब पास हैं तो बिल्कुल कदम फूंक फूंक कर हर एक सरकार यहां पर रखेगी, लेकिन ओबीसी वोटर्स का क्या और ओबीसी लीडर्स का क्या, सभी को साथ में लेकर चलना कितना मुश्किल, कितना आसान, इसके बारे में फिर दोबारा आऊंगा मैं, शिवम दत्त मेहता, और चर्चा दोबारा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद।